नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सुमित जी, आज सुबह की सबसे बड़ी खबर ये है कि पीएम मोदी जो है वो पिथौरागढ़ गए हैं, जहाँ पर उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की और आदि कैलाश के दर्शन भी वहां से किए हैं। उनकी इस यात्रा का सिग्निफिकेंस आज के माहौल में आप कैसे देखते हैं? अंजू जी, दिस इज समथिंग विच आई कुड नॉट इमेजिन कि मोदी जी कैलाश के जो दर्शन करेंगे, वो भी भारत में बैठकर, और पूरी दुनिया में इसकी पिक्चर्स को वायरल भी करेंगे। मोदी जी का यही अंदाज है जो शायद भारत के लोग समझते नहीं है, लेकिन हमारे आसपास के लोग वो पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। उसका रीजन है कि जब भी मोदी जी ने कोई बड़ा काम करना होता है तो वो हमेशा महादेव की शरण में जाते हैं, वहां बैठकर पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद कोई बड़ा धमाका करते हैं। मैं धमाका वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई बॉम्ब फेंकना हो। ऐसा नहीं है। धमाके का मतलब है कोई बड़ा कार्य जब उन्होंने करना होता है। मेरे पास दो इंस्टेंसेस हैं जहां पर इन्होंने पहले ऐसी हरकतें करी हैं। एक बार था 2019 में, फरवरी के अंदर, ठंड के मौसम में, प्रयागराज में जो त्रिवेणी है वहां पर बैठकर मोदी जी ने पूजा करी ठंडे पानी में खड़े होकर, और इमीडिएटली उसके बाद इन्होंने बालाकोट का काम किया था, और हनुमान की तरह हम गए और वहां पर जाकर सारी लंका पाकिस्तान की जलाकर हम वापस आ गए। दूसरा, जब ये गए थे केदारनाथ, अमरनाथ, अमरनाथ कह दिया दोबारा से, नॉट अमरनाथ, केदारनाथ में, जब गुफा में बैठकर इन्होंने वहां पर पूजा करी थी, उसके बाद भी इन्होंने एक बड़ा धमाका किया था। अभी कैलाश में जाकर, जो कि हमारे हिंदुइज्म का गढ़ है, आदि महादेव, वहां पर बैठकर पूजा अर्चना करना, वो भी कहाँ, पार्वती कुंड के पास। पार्वती जिसको हम शक्ति बोलते हैं, भाई आपने माँ शक्ति को बोला है कि मुझे माँ शक्ति दे, कि मैं ये एक काम करने जा रहा हूँ, मेरे साथ रहना। इसका एक मैसेज आता है भारत को भी और हमारे दुश्मनों को भी, कि अब हम कुछ करने वाले हैं, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। दिस आई कैन राइट ऑन द वॉल, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। शायद जैसे आपने बोला कि इसका इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, हुँ। जो कुछ हमने इसराइल में होते हुए देखा अभी, जैसे हमास का जानवरपन हमने देखा, जैसे उन्होंने प्लानिंग करके एक इतनी शक्तिशाली फौज है इसराइल की, उनकी जो इंटेलिजेंस है, सबको मात देते हुए जैसे वो वहां पर पहुंचे हैं, जैसे उन्होंने एक कत्लेआम किया है, जानवरपन दिखाया है, भारत को भी समझ आ गई कि भी अब हमें भी कोई बड़ा काम करना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए। क्योंकि एक सैंपल आप देख लेते हैं कि भाई ये जो पागल हैं, जो मदरसों से पढ़ पढ़ के ये पागलपन का इतना लेवल आ गया इनका कि ये इस हद तक भी जा सकते हैं। दैट मीन्स वो अब भारत में भी ऐसा कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है दो तीन दुश्मन हैं हमारे। एक तो हमारे घर के अंदर जो हमास के लोग बैठे हुए हैं, हमास की मेंटालिटी के लोग बैठे हुए हैं। एक तो उनको सीधा करने का काम है, जो मेरे दिमाग में आता है, जिनको इवन की कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी पार्टी भी उन जानवरों को सपोर्ट करने पे ओपनली आ गई है कि हम इन जानवरों को सपोर्ट करते हैं, हमें सिर्फ देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। एक तो उनके ऊपर कुछ करने का मुझे लगता है मोदी जी प्लान कर सकते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा ही हमारे रडार पे रहता है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, और हमारे कुछ दो तीन बदले अभी लेने वाले भी बाकी हैं। तीसरा, कुछ भी और किसी और देश के साथ भी हो सकता है। लेकिन मोदी जी की एक चीज है, अगर उन्होंने ईस्ट में कुछ करना होता तो जाते वेस्ट में। लोग वेस्ट में देख रहे होते हैं कि वेस्ट में कुछ करेंगे, तो करते हैं ईस्ट में। तो इस बार मुझे लगता है कि अगर वो कैलाश के पास गए हैं तो चाइना के साथ कुछ नहीं करने वाले, वो कुछ और ही करेंगे, जिसका अंदाजा हमारे दुश्मनों को है, शायद हमारे दोस्त जो कंट्री के अंदर लोग बैठे हैं उन्हीं को नहीं है। सो देखते हैं। और मोदी जी को प्रेडिक्ट करना तो आपके मेरे बस की बात नहीं है, वो सिर्फ महादेव जाने और मोदी जी जाने। और फिर सबसे अहम बात ये है कि वो जो बिल्कुल बॉर्डर पे गाँव है, गुंजी गाँव है जो उत्तराखंड का आखिरी गाँव जो चाइना की सीमा से ही लगता होगा, तो वहाँ पर भी जाके लोगों से उन्होंने मुलाकात की, स्थानीय लोगों से, और अरबों रुपए की सौगातें भी उस इलाके को दी हैं। इसका भी कोई ना कोई मतलब तो होता होगा ना? अंजू जी, एक मोदी जी कुछ भी काम छुप के नहीं करते। हुँ। उन्होंने बड़ी ओपनली बोला है कि जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे, बेशक वो पाकिस्तान के साथ लगते हैं या चाइना के साथ लगते हैं, ये हमारे एम्बेसडर्स हैं, ये हमारी आंखें हैं, ये हमारी बाजुएं हैं। तो इन्होंने पहले भी बोला था कि भी आप सब वहां बैठे हैं, आप जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या आर्मी की एजेंसीज हैं, उन्हें आप हर रोज की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि वहां पर दुश्मन हमारा क्या हरकतें कर रहा है, कौन सी मूवमेंट्स कर रहा है। बिकॉज आप वहां बैठे हैं, हम सारे बॉर्डर के ऊपर 3,000 4,000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है,
चाइना के साथ, इधर पाकिस्तान के साथ भी 2-2,500 किलोमीटर का है। हम वहाँ पर हर चप्पे-चप्पे पर अपनी आर्मी को या इंटेलिजेंस को नहीं रख सकते। सो यू बिकम आवर स्पोक्सपर्सन्स, आवर आईज़ एंड ईयर्स। तो उनको जो ये सौगात देना मतलब है कि भी उनको सक्षम करना कि वो कैसे इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हैं, कैसे भारत की सेना के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, भारत की सरकार के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, जो कि 75 सालों में कांग्रेस की शेमलेस जो ये गवर्नमेंट है, इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। ना सड़कें बनाई कि सड़क बनाएँगे तो चाइना नाराज़ हो जाएगा। तो इन्होंने कुछ भी वहाँ पे क्रिएट ही नहीं किया। अब वो चीज़ें की जा रही हैं जो देश को करनी चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट मूव कि हर नागरिक, ये हमारा देश का नागरिक है, स्पोक्सपर्सन है, आइज़ एंड ईयर्स हैं और कुछ भी हमारे देश के खिलाफ कोई भी करने की कोशिश करेगा तो हम उसके भागीदारी हैं। वी विल बी स्टॉपिंग दैट और समय से पहले हम अपनी गवर्नमेंट को वो चीज़ें इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया मूव है, जहाँ पर आपके बहुत कम पैसे लगेंगे, बट एवरीबॉडी इज़ नाउ अ आर्मी गाय। एक तरह से आप समझ लीजिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर आपने अपने जो नॉर्मल लोग हैं, ऑर्डिनरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी आपकी आर्मी के पार्ट हो जाएँगे। इससे बढ़िया मूव क्या हो सकती है? इन अ वेरी स्मॉल एक्सपेंस यू हैव गॉट द होल कंट्री एक्टिवेटेड। और ये मोदी जी का जलवा है। देखिए, अगर राहुल गांधी वहाँ जाए और उनको बोले कि भई आप भारत की सरकार की हेल्प कीजिए, आई थिंक नोबडी विल लिस्टेन टू हिम, क्योंकि उनकी तो पार्टी वाले खुद ही उनको सीरियसली लेते नहीं हैं, तो भारत के लोग जो हैं बॉर्डर वाले, वो कहाँ सीरियसली लेंगे? लेकिन ये मोदी जी हैं, अगर कुछ बोलते हैं, दुनिया सुनती है, भारत के लोग जो हैं वो भी सुनेंगे। और फिर आपको याद होगा जब करगिल वॉर हुआ था सुमित जी, तब भी तो वहां के जो स्थानीय लोग ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भेड़ बकरियां चराने जाते हैं, उन्होंने ही तो इन्फॉर्म किया था आर्मी को, याद है यस, ना? तो यस। वो अगर वो इन्फॉर्म नहीं करते वक्त रहते तो पता नहीं हालात कहाँ तक चले जाते। तो अंजू जी देखिए, हम बोल देते हैं कई बार कि यह देशभक्ति नहीं है हमारे देश के अंदर, बट ऐसा नहीं है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और लोगों ने इन्फॉर्म किया। शायद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है कोई इन्फॉर्म करता नहीं है, बिकॉज़ उन्हें मालूम है कि सुनने वाला कोई है ही नहीं। वो तो साहब अपनी ऐश-प्रस्ती में लगे होते हैं एंड किसी की सुनवाई नहीं होती वहाँ पर। तो लेकिन जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, देखिए मैं कोई बीजेपी भगत नहीं हूँ। मैं आई सी कि किसने हमारे देश में तरक्की करी है, कौन हमारे देश के लोगों के साथ खड़ा है। मैं तो वोटर भी नहीं हूँ। देखिए मैं बाहर रहता हूँ, आई एम नॉट अ वोटर आल्सो फॉर बीजेपी और फॉर कांग्रेस और एनीबॉडी एल्स। मुझे सिर्फ ये होता है कि मेरे देश की तरक्की कितनी हो रही है और हमारे कंट्री का नाम कितना हो रहा है कि हमारा दुश्मन भी डरता है कि नहीं डरता हमारे से। आज हम गर्व से बोलते हैं कि भई जो नाम है मोदी जी का या भारत का, जो भारत का जलवा है पूरी दुनिया में, उसको जब हम देखते हैं हमारा सीना यहाँ पे 56 इंच का हो जाता है। मोदी जी का तो है ही है, हमारा भी होता है यहाँ बैठकर। तो मैं वो जो वो चीज़ है उसको बयान नहीं कर सकता वर्ड्स के साथ, वो अंदर है एक। तो जो ये अभी आपने देखा कि जैसे ये बॉर्डर के लोग हैं, इन्होंने भी इन्फॉर्म किया हमें, गलवान के अंदर भी देखा हमने, बाकी जगह पे भी देखा, अरुणाचल में भी देखा कि लोकल जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया हमें कि भई यहाँ पर ये हरकतें हो रही हैं, तो यहाँ पर हमें अपनी प्रेज़ेंस को इंक्रीज़ करना चाहिए और इसीलिए हमारी जो प्रेज़ेंस है बॉर्डर के ऊपर आर्मी की, वो लोकल लोगों के कहने के बाद हमारी इंक्रीज़ हुई है और लोकल लोगों ने हेल्प भी किया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, उन्हें मालूम है कि कौन-सी रिसोर्सेज़ कहाँ से मिल सकते हैं। आर्मी वाले जो दिल्ली में बैठे हैं वहाँ से जाएँगे, दे विल टेक सम टाइम। तो ये जो जज़्बा है नेशनलिज़्म का, इससे हमारे सारे दुश्मन डरते भी हैं और मैं यहाँ चाइना में बैठा हूँ, चाइना में इसके बारे में बात भी होती है कि जो नेशनलिज़्म 9 सालों में उन्होंने भारत में इंक्रीज़ होती देखी है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ इन्होंने नेशनलिज़्म का टेस्ट देखा हुआ है। बच्चे-बच्चे में यहाँ पर नेशनलिज़्म है चाइना को लेकर। अब देखिए एक आदमी इनका 2006 में मारा गया था लेबनान के अंदर बिकॉज़ ऑफ एयर स्ट्राइक फ्रॉम इज़राइल। वो एक आदमी मरा है, एक एक एयर स्ट्राइक के अंदर और आज तक इन्होंने इज़राइल को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि इन्होंने हमारा एक आदमी मार दिया। इतनी नेशनलिज़्म है इनके अंदर। तो अब लोग पूछते हैं कि भई चाइना जैसा कंट्री इज़राइल को सपोर्ट नहीं कर रहा, हमास जैसे जानवरों को कर रहा है, उसका रीज़न क्या है? रीज़न था इनका एक आदमी मारा गया एयर स्ट्राइक में, जबकि इज़राइल ने कोई इनके आदमी को तो टारगेट किया नहीं है, वो तो टेररिस्ट को मार रहे थे, बीच में एक आदमी इनका भी चला गया। बट ये माफ़ नहीं करते उनको, इसको बोलते हैं नेशनलिज़्म। तो अब इनको मालूम है नेशनलिज़्म जब बढ़ जाती है, तो उस देश को हराना या पीछे करना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए यहाँ पर बातें भी होती हैं, इंडियन नेशनलिज़्म हैज़ अवोकन। बिल्कुल सर, तभी तो हम देखते हैं ना न्यूज़ क्लिक जैसे कांड हो रहे हैं।
क्योंकि अब नेशनलिज्म है, तभी तो इंडिया को उस तरह से टारगेट नहीं कर पा रहा है चाइना, तभी तो इस तरह के काम होते हैं। वरना इतना करोड़ों रुपया भारत में लगाने की क्या जरूरत है? एंटी इंडिया एजेंडा अंदर से चलेगा तभी तो नेशनलिज्म को तोड़ा जाएगा। यही काम तो किया यस। जा रहा है फंडिंग करके। आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि कैलाश यात्रा को लेकर भारत में हर इंसान जो है जाना चाहता है, लेकिन चाइना से होकर जाना पड़ता है वहां पर। तो हम निकट भविष्य में कभी ऐसा देखते हैं कि भारत से होकर ही वहां जाया जाए? अंजू जी, कैलाश हमेशा ही हमारा था, है और रहेगा। देखिए, पीओके एक अलग चीज है। ये तो हमारी जो सभ्यता है, हिंदू सभ्यता, सनातन धर्म है, उसका गढ़ है ये। भी हमने देखा कि जैसे राम मंदिर है, ये हमारा एक गढ़ है। ऐसे ही कैलाश है। शायद राम मंदिर से बड़ी अगर कोई हमारा तीर्थ स्थान है, वो है कैलाश। और वो कांग्रेस के टाइम पर चाइना के पास चला गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये टाइम है कैलाश को वापस लेने का, लेकिन यहाँ से खड़े होकर भी हम कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। ये भी कोई बड़ी बहुत छोटी बात नहीं है। आप देखिए, अगर आप कैलाश पे भी जाते हैं, हम कौन सा कोई पहाड़ी के ऊपर चढ़ सकते हैं? आप सिर्फ उसकी फुटप्रिंट्स तक जा सकते हैं, वहां पर जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। वही चीज आप 1-2 किलोमीटर अंदर से भी आप कीजिए, बात वही है। लेकिन हम भारत से आज की डेट में बैठ खड़े होकर हम वहां पे दर्शन कर सकते हैं। पार्वती कुंज में जाकर हम वहां पे पूजा कर सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अचीवमेंट है भारत की सरकार की, कि जो हमारी सभ्यता को बिलोंग करता है वो हम लेकर रहेंगे, और जो उसको डेवलप करना है वो भी हम डेवलप करेंगे। तो ये एक आप समझ लीजिए कि सनातन जो दोबारा से उभर रहा है, जो कहीं दब गया था फाइलों के अंदर, कहीं छुप गया था, जहाँ पर लोग डरते थे, शर्म करते थे कि मैं सनातनी हूँ बोलने से, वो शायद उजागर हो रहा है। और ये पिक्चर्स हैं जो मोदी जी दिखाते हैं, कभी कैलाश में चले गए, कभी वो केदारनाथ अमरनाथ में चले जाते हैं, कभी वो काशी विश्वनाथ चले जाते हैं, कभी कोई और कॉरिडोर में चले जाते हैं। ये एक सनातन को उभरता हुआ जो ये विश्वास है, इसको भी उजागर करता है। और पूरे जो सनातनी हैं आज फख्र से बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। शायद 10 साल पहले हम नहीं बोलते थे इन चीजों को। हमें लगता था कि यार ये ऑर्थोडॉक्स चीजें हमें नहीं बोलनी चाहिए। आज पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, बिकॉज ऑफ ओनली 1% शोइंग दैट आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एंड आई एम प्राउड कि मैं एक हिंदू हूँ, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, और मैं सारी हिंदू प्रैक्टिसेस को फॉलो करता हूँ। उनको देखकर ही इज अ एग्जाम्पल फॉर अस। और इसलिए हम भी आज चाइना जैसी कंट्री में बैठकर हम हिंदू की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? हमें मालूम है हमारे पीछे हमारा देश खड़ा है। और सुमित जी, अगर हम पिछले 9 साढ़े 9 साल की बात करें तो आप देखिए ना कि अ, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, कितने अच्छे तरीके से उनका डेवलपमेंट हुआ है। और देश में एक ऐसा तबका है जिसे बहुत समस्या भी होती है। अभी आपको याद होगा जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस वक्त भी बहुत से लोगों को बड़ा एतराज था कि क्यों ये हिंदू रीति रिवाज से हो रहा है, सनातन तरीके से हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है, इसको लेकर जो तबका विरोध करता रहा है, उनको तो और मिर्ची लगेगी ना। अगर आप एकदम बॉर्डर वाले विलेज गुंजी में पहुंच जाते हैं, वहां खड़े होकर सौगात वहां के लोगों को देते हैं, वहां से आदि कैलाश के दर्शन करते हैं, तो वो जमात तो और परेशान हो रही होगी ना इसके साथ। देखिए, उनकी परेशानी ये नहीं है कि भारत तरक्की कर रहा है। उनको परेशानी ये है कि तरक्की में मोदी नाम आ रहा है बीच में, कि ये मोदी जी ने किया। संसद में हमने इनॉग्रेशन किया, वहां पर क्योंकि किसी गांधी का नाम नहीं था, तो इनको दिक्कत उसकी चीज की है। अगर वहां पे लिख देते कि इनॉग्रेटेड बाय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो इनको प्रॉब्लम नहीं थी। वहां पे लिखा गया है इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दास मोदी। उस चीज की दिक्कत है कि उसमें गांधी वर्ड नहीं है। नहीं तो यहाँ तो हर एयरपोर्ट पे, हर सड़क पे गांधी वर्ड लिखा हुआ है। कौन से गांधी? इनके पूरे परिवार का ही नाम लिखा हुआ है। तो इनको तकलीफ उस चीज से है, और कोई चीज की तकलीफ नहीं है इनको। और आज जो आप बोल रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज से हमने उसका इनॉग्रेशन किया, ऐसा नहीं है। वहां पर बाकी धर्मों के लोगों को भी बुलाया गया, लेकिन इन्हें वो दिखता नहीं है। दिखा इन्हें नहीं। इन्हें वहाँ इन्हें इन्हें दिखता नहीं है। इन्हें सिर्फ वही दिखता है कि हिंदू वहां पे रीति रिवाज क्यों दिखाए गए। अगर वहां पे सिर्फ मुसलमान बुला लेते, क्रिश्चियन बुला लेते, इनको इनको कोई तकलीफ नहीं थी। हिंदुओं से तकलीफ इनको 75 सालों से है, और वो रहेगी, वो नहीं जा सकती, इनके डीएनए का पार्ट है वो। इसलिए इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है हिंदू। एज फार एज मोदी जी इज कंसर्न, मोदी जी न्यूट्रल होकर काम करते हैं। शायद कई बार हिंदू बोलता भी है कि मोदी जी
ये तो आपके साथ कभी थे ही नहीं ना, आपको वोट करते हैं। आप अभी भी सेकुलर की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जबकि ये तो आपके साथ खड़े नहीं है। मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता, वो बोलते हैं 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े हैं। उनको विश्वास है अपने इस विश्वास के ऊपर कि भाई मैं पूरे देश के लिए काम कर रहा हूँ, ये भी मेरे साथ एक दिन जुड़ेंगे। और मुझे हम्म, लगता है कहीं ना कहीं शायद वो ठीक भी हैं। आप देखिए ओबीसी है जैसे, हम्म, ये जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं ये कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करते थे, लेकिन इनका जो वोट बैंक है बीजेपी का वो बढ़ता जा रहा है। और आपने देखा होगा कि इवन मुस्लिम जो वोट है वो भी मोदी जी के लिए या आपके लिए बीजेपी के लिए वो बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने यूपी में देखा लास्ट टाइम, यूपी के हम्म। इलेक्शन हुए तो विमेन जो थी मुस्लिम, उनको मर्दों ने बोला भी कि आपने बीजेपी को वोट नहीं देनी, उसने बोला तुम जिसको मर्जी दो, मैं तो बीजेपी को ही वोट देने वाली हूँ। तो मोदी जी ने एक ऐसी ब्रिगेड खड़ी कर दी है जो कभी सोच नहीं सकता था कोई, कि ओबीसी कभी बीजेपी को वोट करेगा, मुस्लिम जो है वो बीजेपी को वोट करेंगी। और यही तकलीफ है ये ऑपोजिशन की, तभी आप बोलते हैं ना जी इनके पेट में मुरोड़ पड़ रहे हैं मोदी जी का नाम सुनते। वो मुरोड़ इसलिए पड़ रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो ये कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि बीजेपी का कोई आदमी आकर ये काम कर सकता है। तो इनको भारत से तकलीफ नहीं है, इनको भारत में मोदी से तकलीफ है, और उसकी नफरत में ये किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। सुमित जी, जब जब भारत ने बॉर्डर पर कोई डेवलपमेंट का काम करना चाहा तो भी चाइना को प्रॉब्लम हुआ। अरुणाचल में G20 के सम्मेलन नहीं होने चाहिए। आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह अरुणाचल जा रहे थे, ऐतराज जताया था चाइना ने उस वक्त में जब यूपी की सरकार थी, तो वो शायद नहीं गए थे। लेकिन आज देखिए अरुणाचल में G20 के सारे कार्यक्रम भी हुए, पीएम मोदी भी जाते हैं वहां दौरे पे। और नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे ज्यादा, कम से कम 50 या 60 बार या 100 बार पीएम मोदी का दौरा हुआ है इन 9 साढ़े 9 सालों में। तो अब जिस तरह से ये बिल्कुल बॉर्डर का गांव है, गुंजी गांव, जहां पीएम मोदी गए हैं, चाइना की नजर भी इस दौरे पर होगी। तो उनको तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी कि भारत क्यों अपने बॉर्डर एरिया जो है वहां पर डेवलपमेंट का काम कर रहा है। देखिए पहली बात ये है कि जब चाइना ने अपने बॉर्डर एरियाज के ऊपर डेवलपमेंट इतनी करी हुई है, आज अगर भारत कर रहा है तो किसी को तकलीफ होनी होनी नहीं चाहिए, बिकॉज ये भारत का पार्ट है। हम कहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं कहाँ नहीं करते, ये नोबडी इज गोइंग टू टेल अस कि भाई आप इस एरिया पे डेवलपमेंट मत कीजिए। पहली बात ये भारत का पार्ट है, हम कुछ भी करें आपको क्या। लेकिन एज फॉर तकलीफ इज कंसर्न, तकलीफ एक ही बात की है कि 75 सालों में फ्री पास दिया हुआ था आपने इनको कि आप हम्म, माई बाप जो मर्जी कर लें, आप हमारे बॉर्डर में आ जाएं, आप हमारी जगह ले लें, हम आपको रोकने वाले नहीं हैं। अब ये चाइना का जो प्यार है, जो चाइना ने देखा है इतने सालों में, आज एक आदमी आकर बोले कि नहीं, मैं ये दादागिरी आपकी सहन नहीं करूंगा, अब मैं पहाड़ की तरह खड़ा हूं, आप अगर अंदर आए तो मैं तुम्हारे कहाँ पे जाके ठोकूंगा ये मुझे भी पता नहीं है। तो ये जब जो जिसको एक फ्री पास की आदत हो, आज उसको रोकने वाला एक आदमी दिखे, तकलीफ तो बनती है। ये देखो, ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, यहाँ तो हम कंट्री की बात कर रहे हैं। तो आज जो चाइना की तकलीफ है वो है मोदी। कांग्रेस की भी प्रॉब्लम मोदी है, पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम मोदी है, और देश के अंदर जो हमास के लोग बैठे हैं उनकी भी तकलीफ मोदी है। आपने ओवैसी की एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि हम्म। मोदी कब तक रहेगा, योगी कब तक रहेगा, जब ये चले जाएंगे उसके बाद हम दिखाएंगे इनको हम क्या कर सकते हैं। दैट मीन्स सबकी तकलीफ एक ही आदमी है। और हमारा जो जिसको हम बोलते हैं होप, वो भी जो सनातनी हैं उनकी होप भी मोदी योगी हैं। तो हम अगर आज की डेट में मैं कितने शोज करता हूँ, मैं हमेशा हिंदुओं को बोलता हूँ भाई आपके साथ मोदी, आपको एक तरह से भगवान की तरफ से गिफ्ट मिला है कि भाई आप अपना राज दोबारा से इस्टेब्लिश करो। एक चीज, दूसरा, जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी आपके साथ है, जो सनातन की पावर जब बोलते हैं, मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ। वो कैसे, कि अभी आपने सुना होगा कि हमारे जो दुश्मन हैं वो टपके जा रहे हैं, कभी अमेरिका में, कभी यूरोप में, कभी कनाडा में, कभी पाकिस्तान में। अननोन ऑब्जेक्ट्स आते हैं, अननोन पीपल जिनकी की वीडियो भी आती नहीं है। कौन सी फोर्स है वो जो आती है, हमारे दुश्मनों को टपकाती है और गायब हो जाती है और दिखती भी फ्रेंड्स ऑफ नहीं है। इंडिया, सुमित जी, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। आई विल नॉट से फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, मैं इसको बोलता हूँ सनातन में एक चीज बोली है, जब जब धर्म की गलानी होगी या आपके ऊपर अटैक किए जाएंगे, मैं खुद आऊंगा। ये हमें प्रॉमिस दिया हुआ है ऊपर वाले ने, जिसको हम अपने ये हेड्स हैं जो हमारे, जैसे महादेव हैं, रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, उन्होंने सबने बोला हुआ है जब जब गलानी होगी या आपके धर्म के ऊपर अटैक किया जाएगा मैं खुद आऊंगा।
तो हो सकता है ये स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो आके अपना काम करती चली जाती है। व्हाई डू यू से कि दे आर फ्रेंड्स ऑफ, दे आर नॉट फ्रेंड्स ऑफ भारत, दे आर द ओरिजिनल भारतीय, जो ये स्पिरिचुअल पावर्स हैं। तो ये हमारी हेल्प कर रही हैं। अगर अब भी स्पिरिचुअल पावर्स होते हुए भगवान का गिफ्ट है हमारे ऊपर कि हमें योगी मोदी जैसे लीडर्स मिले हैं देश को चलाने के लिए, उसके बाद भी अगर सनातनी इकट्ठा ना हो, फिर ये सनातनी की प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद ऊपर वाला और कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए। इस यात्रा को पीएम मोदी की 2024 से जोड़कर देखा जाए? देखिए, पहली बात है कि 24 की इलेक्शन बहुत दूर है अभी, बट हम्म। एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी मोदी जी चढ़ते जा रहे हैं। और इससे यस, सनातनी इकट्ठा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बाद जो एक्शन मोदी जी लेने वाले हैं, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ आपको, लिख के दे सकता हूँ ऑन अ ब्लैंक स्टैम्प पेपर साइंड, कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए, ये उम्मीद करते हैं हम कि देश हित में कुछ बड़ा काम पीएम मोदी जरूर करें। लेकिन आज तस्वीरें बहुत खूबसूरत आ रही है वहां से, मतलब जब पीएम ब्यूटीफुल। मोदी आदि कैलाश के दर्शन कर रहे हैं तो वो जो तस्वीर है वो, मतलब मैं बता नहीं सकती, उसको देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि अपने देश की धरती पर खड़े होकर कैलाश के दर्शन हो रहे हैं। इससे बढ़िया अनुभूति क्या हो सकती है, नहीं? अंजू जी, आप कभी देखेंगे कि जो लोग कैलाश जाते हैं, मैंने कई बार हम्म। बात करी उनसे, तो बोलते हैं कि साल में शायद 365 दिन में से 300 दिन वहां पर बादल छाए रहते हैं, आपको कैलाश हाँ। जी के दर्शन नहीं होते हैं। इट इज बहुत से लोग तो वेरी वेरी जाकर भी, रेयर। बहुत से लोग तो वहां जाते हैं तब भी दर्शन नहीं हो पाते, मैंने ये भी सुना है। बहुत दिन बैठने के बाद भी आपको दर्शन नहीं होते हैं उसके। और यहाँ पर महादेव ने खुद दर्शन दिए हैं, ऐसा लगता है मोदी जी को खुद दर्शन दिए कि बेटा तू आया है, ये ले दर्शन कर मेरे। ये बिल्कुल। जो स्पिरिचुअल, देखिए, जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा, अंदर हम्म। से प्योर होगा, जिसको विश्वास होगा अपने अपने धर्म के ऊपर, तो ऊपर वाला भी जो ये है वो भी अपने दर्शन देता है उनको। हमने कई बार देखा है कि हम भी कई बार कभी वृंदावन चले गए या माँ वैष्णो देवी के चले गए, कई बार दर्शन नहीं होते हैं, धक्के पड़ते हैं और हम वापस आ जाते हैं बिना दर्शन किए भी। ये भी ऐसा भी होता है। या आपके घर में कोई इंसिडेंस हो जाता है तो आपको वहां से निकल के वापस आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे महादेव ने खुद दर्शन दिए हैं, इसका मतलब है महादेव ने भी एक स्टैंप लगा दी है, बेटा तू जा, मैं तेरे साथ हूँ, जो तू करना चाहता है कर ले। तो ये जो, जब मैं ये तस्वीरें देखी मैंने, आई हम्म। कांट टेल यू जो फीलिंग्स थी मेरे अंदर, कि महादेव खुद बोल रहे हैं कि बेटा जो तूने सोचा है वो सही है, जा। मैं मोदी जी के लिए बोल रहा हूँ कि महादेव मोदी जी को बोल रहे हैं जैसे, ये एक फीलिंग होती है। और मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मेरा काम है, मैं फीलिंग से काम करता हूँ, दिमाग से काम नहीं हम्म। करता हूँ, क्योंकि एज अ कंसल्टेंट आपको बहुत चीजें हैं जो आपको फीलिंग्स बताती हैं कि आपको ये हम्म। काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और इंट्यूशन। जब मैंने ये इंट्यूशन होती है। हम्म। और जब मैंने ये तस्वीरें देखी हैं मोदी जी की वहां बैठकर पूजा हम्म। अर्चना करते हुए, मुझे एक तो पुरानी सारी वो इंस्टेंसेस याद आ गए जो जो हम्म। मोदी जी ने किए थे, उसके बाद बड़ा कांड किया था एक। और अब कैलाश जी के पास जाकर ऐसे बैठ के वहां पर पूजा अर्चना करना, आई वॉज लाइक, आई कैन टेल यू, इट्स अ फीलिंग, देयर इज जी। समथिंग ह्यूज विच ही इज गोइंग टू डू। और महादेव का पूरा आशीर्वाद भी इन्हें मिला है आज। अब देखना ये है, ये वो काम क्या होगा। बिल्कुल, वो काम क्या होता है इस पे हम सबकी नजर तो रहेगी, लेकिन वहां खड़े होकर पार्वती कुंड के सामने पूजा अर्चना करके पीएम मोदी ने दर्शन करके आदि कैलाश के ये मैसेज तो दे दिया है कि कैलाश मानसरोवर हमारा है। आपने इस विषय पर जो इतने अच्छे तरीके से बात समझाई कि क्या सिग्निफिकेंस है पीएम मोदी की इस यात्रा का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। मेरे लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी।